एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को और इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये और बता दीजिए लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। है, यानी कि ये वन इंडिया में शुरू नहीं हुआ, बाकी और देशों में शुरू हो चुका है। और इंटर स्टोरी में पहुंच जाए सैटेलाइट के अपने घर से कहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन है ना, नेटवर्क कंसीडर वाले लोग होता है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को केवल फोटोग्राफ या वीडियो बनाने के ठीक है लिए जी, समझ गया। तो लास्ट क्लास में ना मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया था कि इंटरनेट कैसे चलता है ना। ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। इंडिया में शुरू नहीं हुआ, बाकी और देशों में शुरू हुआ। ठीक है, तो आज के सेशन में और आज की क्लास में ना हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरनेट वाले चैप्टर को ही, जिसमें मैं आपको है ना एक तो इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में बता दूं, और इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मान लो किसी कंप्यूटर में इंटरनेट आपको कनेक्ट करना हो, चलाना हो, तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। फिर इसके बाद इंटरनेट से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है यानी शब्दावली, उनके बारे में जिक्र करेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले वही 1 मिनट का गाइडेंस जो मैं हमेशा देता हूँ, जल्दी से दोहरा दूं। 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा बस यूट्यूब चैनल से मेरे, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज की, और मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल एक्सेस कीजिए। ठीक है, दोनों का नाम सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर कोई जुड़ ना पाए इन दोनों ऑफिशियल चैनल से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे लिंक आपके पास आ जाएंगे। दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। ठीक, तो आज की डेट डाल देते हैं पहले। 15 नवंबर 2024, यानी 15 नवंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है इसका नाम है इंटरनेट। ठीक, ठीक है। इंटरनेट को ना हिंदी में भी इंटरनेट के नाम से ही बोला जाएगा। इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक, बाकी मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट में आज की क्लास में ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि इंटरनेट अगर आप चला रहे हैं, ठीक, तो आपको कौन कौन से है ना कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो हेडिंग डालिए इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट कनेक्शंस। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ना ये बताएं कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या यूज करते हैं तो कौन कौन से है ना कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के है ना इंटरनेट कनेक्शन के नाम आपने सुने हैं। मैं चाहूंगा एक बार है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग, कोई भी नाम अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप है ना आंसर कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो सपोज दैट कि आपके घर में जियो का या एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, जियो का या एयरटेल कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लगा है,
तो उस इंटरनेट कनेक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, मैं कैसे बोलूं या क्या नाम से बोलूं उसको, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इसका आंसर दीजिए। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर है ना हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ जियो कंपनी का या एयरटेल कंपनी का, ठीक है, तो उस इंटरनेट कनेक्शन को बेसिकली केबल ब्रॉडबैंड के नाम से बोला जाता है। केबल यानी तार या केबल जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो केबल ब्रॉडबैंड का हम यूज करते हैं या हम कनेक्शन लेते हैं वो, ठीक है, इंटरनेट वाला। इसके अलावा और भी इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं, केवल अकेला ये नहीं होता है, ठीक। जैसे ना एक इंटरनेट कनेक्शन वो भी था जब हम बीएसएनएल का फोन इस्तेमाल करते थे, लैंडलाइन वाला, तो उसमें उस समय भी इंटरनेट हमें मिला था यूज करने को। या फिर है ना अगर हम अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो भी इंटरनेट कनेक्शन ही है ना। या फिर सैटेलाइट के थ्रू, है ना, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती हैं, उन सैटेलाइट के थ्रू भी हम इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। कैसे और कौन करता है वो सब मैं आगे बताऊंगा, पर इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू भी चलता है, ठीक। बट जैसे कि मैंने बताया कि मेजरली पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चलता है वो वायर के थ्रू चलता है, तारों के थ्रू, ठीक है। तो अभी आप और हम जैसे लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं उसमें वायर का इस्तेमाल होता है मेनली, और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस के ना हमें नाम पता चलते हैं। बट इसको सिलसिलेवार तरीके से सही से कैसे समझा जाए, देखो, सबसे शुरुआत में जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी शुरू हुई और इंटरनेट कनेक्शन जो बनाया गया उसका नाम रखा गया था डायल अप। डायल अप कनेक्शन नाम दिया गया उसको। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ये डायल शब्द तो तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब टेलीफोन में कोई नंबर डायल कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सही समझा आपने। ये डायल अप इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ही बनाया गया था। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। अब ट्रेडिशनल शब्द का मतलब होता है बेसिकली पारंपरिक, यानी कि जो पहले से चलता हुआ आ रहा है टेलीफोन नेटवर्क, जिसको हम पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है जी। टेलीफोन नेटवर्क, इसी के थ्रू है ना ये इंटरनेट कनेक्शन चलाया गया था। इसमें बेसिकली होता क्या था कि हमें है ना बीच में टेलीफोन नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और वो टेलीफोन एक्सचेंज जो बीच में होती थी वही है ना हमारे लिंक को जोड़ देती थी और फाइनली डाटा ट्रांसफर हो जाता था। समझ में आ गई बात। तो यानी कि अगर हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए अगर टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे बेसिकली डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। इस डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में बेसिकली जिस टेलीफोन नेटवर्क का यूज किया जाता था उसका भी अपना एक नाम था, दैट इज पीएसटीएन, जिसका फुल फॉर्म होता था बेटा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। कई बार है ना एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पीएसटीएन की, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क बेसिकली एक टेलीफोन नेटवर्क ही था जिसके थ्रू डाटा बेसिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। अब इस पीएसटीएन में या ये टेलीफोन नेटवर्क में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, उसका नाम आप यहां पर नोट कर लीजिए। उसको बोलते थे बेटा सर्किट स्विचिंग। एक नाम होता था सर्किट स्विचिंग। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी इंटरनेट की तकनीक होती है, तो वहां पर है ना यही वाला ऑप्शन दे रखा था, दैट इज सर्किट स्विचिंग, और ये सही आंसर था। अब सर्किट स्विचिंग शब्द का मीनिंग क्या है? सर्किट का मतलब होता है कनेक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज दैट कि अगर कोई तार है, इस तार को आप दूसरे किसी तार से जोड़ दें तो इसका मतलब ही होता है सर्किट बना देना, ताकि अगर मान लो यहाँ से कोई डाटा आपको भेजना हो तो इस तरीके से डाटा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज दैट कि आगे एक और कोई तार है तो आप यहाँ से है ना सर्किट को खत्म करके इससे जोड़ देंगे तो डाटा फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से है ना सर्किट्स बनाकर आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक, या कनेक्शन बनाकर एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा रहा है, तो इसी को सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गई बात बेटा?
ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था सर्किट स्विचिंग, या टेक्नोलॉजी का नाम होता था सर्किट स्विचिंग। एक बात और ध्यान रखनी है, ये सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन होता था, स्लोएस्ट नेटवर्क भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले ना एक पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन का नाम इनमें से कौन सा होता है, तो एक ऑप्शन पर लिखा हुआ आया था, दैट इज डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी आपको पता ही है, अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ एज इट इज, इसका क्लास पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। और वहां से उस इंटरनेट वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप जैसा चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी थी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन और सर्किट स्विचिंग वाले इस इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहा जाता था, इसको डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के नाम से बोला जाता था, ठीक है भाई। अब आगे देखो, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, लोगों को अब जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा डेटा भेजना होता है ना। तब इंटरनेट कनेक्शन में एक नई क्रांति आई और एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है ब्रॉडबैंड। अब इसमें ब्रॉड शब्द का मीनिंग क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है बेटा ज्यादा, हर चीज ज्यादा होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। तो वो तो है ही है भाई, हमें आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना है, हमें आज के समय पर ज्यादा से ज्यादा डाटा की मतलब इंटरनेट की स्पीड चाहिए, तो हर चीज ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ब्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये बैंड शब्द क्या है, ये बैंड शब्द बेसिकली बैंड विथ होता है, जिसमें शुरुआत का बैंड शब्द को यहां पर लिखकर ब्रॉड बैंड बना दिया। तो ये बैंड विथ क्या है पूरा शब्द, देखो बैंड विथ बेसिकली है ना एक रेट या दर को कहा जाता है किसी नेटवर्क पर डाटा को स्थानांतरित करने की। जैसे सपोज दैट कि अगर मैं कोई इंटरनेट कनेक्शन लेता हूं तो मुझे बताया जाएगा ना कि इंटरनेट की स्पीड क्या है। भाई मैं इंटरनेट कनेक्शन ले रहा हूं मतलब मेरे घर में एक नेटवर्क बन रहा है अब, तो मेरे को ये बताया गया कि आपके घर में जो इंटरनेट का डाटा आएगा वो 100 एमबीपीएस की स्पीड से आएगा, यानी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से। और अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल अपलोड करेंगे या भेजेंगे कहीं पर तो वो भी 100 एमबीपीएस की रफ्तार से जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली बैंडविड्थ है जिससे पता चल रहा है कि किसी नेटवर्क पर डाटा को स्थानांतरित करने की दर क्या होगी। पहली बात ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर ये पूछा जाए आपसे पेपर में कि डाटा ट्रांसफर करना है, यानी कि डाटा को स्थानांतरित करना है, डाटा को स्थानांतरित अगर करना है तो इसको किस में मीजर किया जाता है या मापा जाता है, डाटा को स्थानांतरित करने की दर किस में मापी जाती है, तो आंसर है बेटा बीपीएस, यानी कि बिट्स पर सेकंड में। यानी एक सेकंड में कितनी बिट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये डाटा को ट्रेवल करने की, ट्रांसफर करने की एक स्पीड कह सकते हैं या दर कह सकते हैं। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि कम डाटा भेजा जा रहा है हर सेकंड के हिसाब से, तो वो फिर केबीपीएस के फॉर्म में कंसीडर होगा, यानी किलो बिट्स पर सेकंड। अगर और ज्यादा डाटा भेजा जा रहा है तो एमबीपीएस होगा, यानी मेगा बिट्स पर सेकंड। और ज्यादा डेटा भेजा जा रहा है तो फिर जीबीपीएस शब्द आ जाएगा, यानी गीगा बिट्स पर सेकंड। तो आज की डेट में हम और आप जैसे लोग जो इंटरनेट कनेक्शन चला रहे हैं वो एमबीपीएस में कंसीडर होता है। जैसे अभी इस समय जहां ये हॉल है, स्टूडियो है, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन 150 एमबीपीएस का है, यानी मैं जो आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 150 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से मेरे को इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ है, इसके थ्रू ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें 150 यानी 150 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से डाटा आएगा और इसी रफ्तार से मेरे कंप्यूटर से डाटा आपके कंप्यूटर तक या आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब मैं भेज रहा हूँ, वो एक अलग बात है कि आप जब डाटा को रिसीव करेंगे तो उस समय ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो, तो आपका डाटा है ना हो सकता है मोबाइल में या कंप्यूटर में खराब दिखाई दे रहा हो या धीमे धीमे आ रहा हो, वो आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करेगा। बट मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन में ना डाटा को जो रिसीव कर रहा हूँ उसकी रफ्तार 150 एमबीपीएस और मैं डाटा जो भेज रहा हूँ उसकी रफ्तार भी डाटा की रफ्तार 150 एमबीपीएस ही है, यानी 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड। समझ में आ गया।
तो बेसिकली है ना, हम और आप जैसे लोग जो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं ना, वो एमबीपीएस में ही कंसीडर हो रहा है आज के टाइम पर। बट जिनको ज्यादा स्पीड चाहिए इंटरनेट की, वो फिर जीबीपीएस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जियो और एयरटेल के कुछ इंटरनेट कनेक्शंस में 1 जीबीपीएस की भी स्पीड मिलती है, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड। ये बहुत तेज स्पीड होती है, और भी इससे ज्यादा स्पीड्स होती हैं। बट वो जिनको ज्यादा जरूरत है हाई इंटरनेट कनेक्शन की, वो लोग इसे यूज करते हैं। इसके रिचार्ज, इसके जो चार्ज होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है। और हम और आप जैसे लोग एमबीपीएस में काम चला लेते हैं, मेगाबिट्स पर सेकंड में। तो बेसिकली बैंडविड्थ की है ना डेफिनेशन या परिभाषा क्या लिखी जाएगी, तो हम बोल सकते हैं ए रेट एट विच डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। समझ में आ गई बात बेटा? हिंदी में कहा जाएगा किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरण करने की दर, किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? इसी को बेटा ब्रॉडबैंड के नाम से बोल दिया जाता है। अब इस ब्रॉडबैंड में बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट लिखिए टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया कि हम है ना शुरुआत में एक टेक्नोलॉजी या तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के केस में, और उस टेक्नोलॉजी का नाम था बेटा सर्किट स्विचिंग। बट यहां पर टेक्नोलॉजी बदल गई है, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है दैट इज पैकेट स्विचिंग। अब आप बोलेंगे सर ये पैकेट क्या चीज है? पैकेट बेसिकली डाटा को कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में यानी कि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी में जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं ना, तो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। पैकेट जनरली किसी डाटा का एक छोटा रूप होता है। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं टुकड़े, जैसे कोई बड़ा सा डाटा है, उसके छोटे छोटे कई सारे टुकड़े बना दिए जाएं, तो उन टुकड़ों को पैकेट कहा जाता है यहाँ पर। तो आज की डेट में ना हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा भेज रहे होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में। और इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये पैकेट स्विचिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अब ब्रॉडबैंड के अंदर है ना एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा केबल ब्रॉडबैंड का। केबल ब्रॉडबैंड क्या होता है? ये वही इंटरनेट कनेक्शन है जो हमारे घर में लगता है। जैसे मैंने एयरटेल या जियो को फोन किया और उनसे बोला कि हमारे घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगा दो। वो लोग आए, उन्होंने देखा कि हमारे आसपास नजदीकी किसी भी पोल या खंबे पर देखा कि कनेक्शन कहाँ तक आ रहा है, जियो का या एयरटेल का। उन्होंने कहा कि वहां उस पोल या खंबे तक आ रहा है। उन्होंने वहां से केबल है ना मेरे घर के नजदीकी पोल या खंबे तक पहुंचाई, और वहां से है ना एक तार मेरे घर में दे गए, वो एक केबल मेरे घर में दे गए। तो ये पोल या खंभों पे जो तार चल रही होती है ना इनकी, जियो वालों की या एयरटेल वालों की, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है जिसमें लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। और फिर हमारे घर तक भी है ना जो केबल दे के जाते हैं ये इंटरनेट की, वो भी है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। फिर हमारे घर में एक राउटर नाम की ये डिवाइस लगाते हैं। उस राउटर से अगर कोई केबल मैं अपने कंप्यूटर में लगाऊंगा, वो केबल या तार होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। और या फिर है ना मेरे घर में वाईफाई डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल में इंटरनेट चलाना है मेरे को, लैपटॉप में चलाना है या फिर टैबलेट में चलाना है, तो इन सब में वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो फिर मेरे है ना राउटर से कोई तार लगाने की जरूरत ही नहीं है, वाईफाई राउटर होता है, तो उससे बिना तार के भी इंटरनेट कनेक्शन चल जाएगा मोबाइल में, टैब में और लैपटॉप में। बट अगर सपोज दैट मेरे को अपने घर में रखा हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन देना है, तो फिर मैं राउटर से लेके एक तार को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगाऊंगा, तो वो तार कहलाते ट्विस्टेड पेयर केबल। बस यहीं तक। बाकी जहां से भी ये कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का वायर के थ्रू वो या केबल के थ्रू, ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी की थी। तो इसी को बेसिकली केबल ब्रॉडबैंड के नाम से बोल दिया जाता है। इसके बाद है ना एक और इंटरनेट कनेक्शन होता है बेटा जिसे मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम से बोलते हैं। ये कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है? मोबाइल ब्रॉडबैंड बेसिकली मोबाइल फोन में इस्तेमाल में लाए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अगर है ना आपके सामने थोड़ी सी दूर पर एक आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है, ठीक, और आपका भाई या बहन, छोटा भाई या बहन वहां से निकल रहे हैं, तो आप जनरली यही बोलते हैं, भाई या बहन मेरा फोन उठा के दे दो, है ना। या फिर आप आजकल एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप मेरा मोबाइल उठा कर दे दो। तो अगर आपने ये कहा फोन उठा कर दे दो तो ठीक कहा, और अगर आपने ये कहा कि मेरा मोबाइल उठा के देना, तो
रियल में आप गलत कह रहे हो, ये सही शब्द नहीं है। क्योंकि मोबाइल जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, MOBILE, मोबाइल, इसका मतलब होता है मूवेबल, जिसको हिंदी में कहा जाता है चलता फिरता। तो अगर मैं मोबाइल शब्द को हिंदी में अगर बोलूं तो इसका हिंदी अनुवाद होता है चलता फिरता। तो मैं अगर, मेरा मोबाइल फोन अगर सामने रखा हुआ है, तो मेरा छोटा भाई या बहन अगर वहां से निकल रहे हैं, तो मैं अब हिंदी में बोलूंगा कि भाई मेरा चलता फिरता उठा के देना। तो अब ठीक लग रहा है? नहीं, गलत लग रहा है ना, चलता फिरता उठा के देना, ये क्या बात हुई? तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर आप अपने घर में मोबाइल 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गलत बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। आप मोबाइल फोन दोनों शब्दों को बोलिए तो चल जाएगा, केवल फोन बोलिए तो भी चल जाएगा। बट अगर आप ये बोलते हैं मोबाइल, तो ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला समझ कैसे जाता है कि आप है ना मोबाइल ही मांग रहे हो मोबाइल के नाम पर, क्योंकि उसे भी नहीं पता ये बात, है ना। सभी लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं, जैसे सिस्टम चला आ रहा है वैसे ही आगे चलाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना मोबाइल ब्रॉडबैंड का सिंपल सा मतलब है चलता फिरता इंटरनेट। और ये हमें किस में देखने को मिलता है? मोबाइल फोन के अंदर। यानी हमने एक सिम डाल दी और सिम को है ना सिग्नल दे दिया नजदीकी मोबाइल फोन टावर से, वायरलेस बिना तार के, है ना। और मोबाइल फोन को आप कहीं भी इधर से लेकर उधर से घूमिए फिरिए चलिए फिरिए, और फाइनली उसमें इंटरनेट कनेक्शन चलता रहेगा मोबाइल डाटा के थ्रू। तो इसी को मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है ना एक और इंटरनेट कनेक्शन होता है बेटा, जिसे DSL ब्रॉडबैंड के नाम से बोला जाता है। यहां पर DSL शब्द की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, वहां पर है ना DSL की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो ये भी नोट कर लीजिए। इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से बोला जाता है, ठीक है। सब्सक्राइबर लाइन। और ये कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है? ये बेसिकली वो इंटरनेट कनेक्शन है जब हमारे घर में BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड नाम की कंपनी का लैंडलाइन फोन लगा हुआ था, और अचानक से है ना BSNL वालों का फोन आया कि आपके घर टेलीफोन कनेक्शन तो है ही, आप इंटरनेट कनेक्शन भी यूज करेंगे? हमने कहा कर लेंगे, हमारे घर में कंप्यूटर है। तो उन्होंने जो कनेक्शन बनाया था हमारे घर में, उसको है ना DSL ब्रॉडबैंड के नाम से बोलते हैं। उसमें क्या किया था उन्होंने बेसिकली, कि हमारी जो घर में टेलीफोन की तार आ रही थी ना, उसी तार से, जो तार आ रही थी उसको सीधे टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया था। बट फिर उन्होंने एक डिब्बी लगाई थी अलग से, जिसको स्प्लिटर बोलते थे। वाइट कलर की एक डिब्बी आती थी स्प्लिटर के नाम से। स्प्लिटर का मतलब है स्प्लिट करने से, और स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, अलग करना। तो स्प्लिटर के नाम से एक डिब्बी उन्होंने लगाई, उसमें है ना टेलीफोन वाली तार लगा दी। अब स्प्लिटर नाम की डिब्बी से एक तार को उन्होंने टेलीफोन में लगा दिया, और एक तार निकला स्प्लिटर नाम की डिब्बी से, बॉक्स से, जो लगाया गया मॉडेम में। मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है हमें इंटरनेट चलाने के केस में, जब टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो मॉडेम लगा, एक मॉडेम लगाया था जिसका नाम DSL मॉडेम भी आप कह सकते हैं। फिर DSL मॉडेम से ना एक तार हमारे कंप्यूटर में लगा दी थी। इस तरीके से वो इंटरनेट कनेक्शन चलाया गया था हमारे घर में। तो जो टेलीफोन तार थी ना, जो बाहर से टेलीफोन तार हमारे घर में आ रही थी BSNL वालों की, उस तार में बेसिकली दो सिग्नल आ रहे थे, एक तो टेलीफोन वाले भी और एक इंटरनेट वाले भी। इसीलिए उन्होंने हमारे घर में वो सफेद रंग की बॉक्स या डिब्बी लगाई थी, जिसको स्प्लिटर कहा जाता है, जो टेलीफोन और इंटरनेट के सिग्नल को अलग अलग करेगी। समझ में आ गई बात? तो उसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL ब्रॉडबैंड का नाम दिया गया। और एक और इंटरनेट कनेक्शन होता है बेटा, जिसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के नाम से बोला जाता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, ये क्या होता है? देखो, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का सीधा सा मतलब है सैटेलाइट के थ्रू, हिंदी में इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। और कृत्रिम उपग्रह के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्शन यूज किया जाएगा या चलाया जाएगा, उसी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कहा जाता है। आप और हम जैसे लोग हैं ना, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम केबल ब्रॉडबैंड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में, भविष्य में, हम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि इलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसका प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, और उसके थ्रू सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो चुकी है। कई सारे देशों में ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। इस इंटरनेट कनेक्शन को चलाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर कम से कम 40,000 से 40,000, इससे ज़्यादा ही मान लो, इससे ज़्यादा सैटेलाइट घुमाई जाएंगी, मूव कराई जाएंगी, जिनके थ्रू पूरी पृथ्वी पर एक इंटरनेट कनेक्शन इम्प्लीमेंट कराया जाएगा।
यानी इसके बाद है ना, आप पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, हिमालय की चोटी पर भी क्यों ना बैठे हो, वहां पर भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होगा। अगर आप फ्लाइट में भी हैं, वहां पर फ्लाइट में जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं अपने मोबाइल फोन में, मोबाइल डाटा के थ्रू, तो आ थोड़ी रहा होता है इंटरनेट, कहाँ चल रहा होता है, बंद हो जाता है। क्योंकि फ्लाइट है ना लगभग 30,000 फीट की हाइट पे उड़ती है, तो वहां तक सिग्नल नहीं आते, ठीक है ना, टावर से। तो इसी तरीके से ना, अगर आप फ्लाइट में भी है ना तो भी आप इंटरनेट चला पाएंगे, क्योंकि फिर फ्लाइट में जो सिग्नल आ रहे होंगे वो तो सैटेलाइट से आ रहे होंगे ना। तो इसीलिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड हमारा आने वाला भविष्य होगा। हम और आप सभी लोग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये इंटरनेट कनेक्शन है ना, हम आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो आंसर होगा डायल अप। और सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, तो बेटा होगा केबल ब्रॉडबैंड। यहां लिख लीजिए सबसे फास्टेस्ट, हिंदी में कहा जाएगा सबसे तेज। ठीक है जी। क्योंकि देखो केबल ब्रॉडबैंड ही सबसे फास्टेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर लाइट की फॉर्म में, यानी कि प्रकाश के रूप में डेटा ट्रेवल करता है। और प्रकाश से तेज कोई चीज हो सकती है नहीं, लाइट से तेज तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा उसी को हम सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन के नाम से बोल देंगे। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे का कमेंट है शॉर्टकट की के बारे में, बेटा क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप जो चल रहा है इसमें डाउट पूछो। तो फाइनली समझ में आ गया सभी लोगों को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप सो आप किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। और अब एक और है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इंटरनेट के केस में, कि अगर आप अपने कंप्यूटर में है ना कोई इंटरनेट कनेक्शन चलाने जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहूंगा आपको कि हम किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चलाने जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना कि हम है ना टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ही है ना इंटरनेट कनेक्शन चला रहे हैं। यानी वो जो डीएसएल वाला मैंने बताया था आपको कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वाले केस में हमको अगर इंटरनेट कनेक्शन चलाना है तो मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो लगभग ऐसे ही मान लो कि वो वही वाला इंटरनेट कनेक्शन चलाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हेडिंग डालिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट इंटरनेट। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट इंटरनेट। ठीक है भाई, हिंदी में कहा जाएगा बुनियादी आवश्यकताएं। बुनियादी आवश्यकताएं, कौन कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं होंगी जो हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के टाइम पर जरूरी है। यानी कि अगर हम अपने किसी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन चलाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले ना यहाँ पर कंप्यूटर शब्द ही लिखेंगे, क्योंकि है ना हमें कंप्यूटर चलता हालत में, यानी कि परफेक्ट कंडीशन में चाहिए। अगर परफेक्ट कंडीशन में हमारे सामने कोई कंप्यूटर है तभी है ना हम उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चलता हुआ है आपके पास, ठीक। अब इसके बाद है ना सेकंड चीज चाहिए होती है हमको आईएसपी कनेक्शन। ये क्या होता है,
आईएसपी कनेक्शन का मतलब होता है बेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन। आईएसपी की फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी आपको। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन यानी इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन मिलने का मतलब ही क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि आपको एक नंबर दिया गया होगा और वो नंबर कहलाता है बेटा आईपी एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से भी बोल देंगे। मतलब आईएसपी कनेक्शन का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है जी। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? बेसिकली क्या है कि इंटरनेट की दुनिया में हमारी कोई पहचान भी तो होनी चाहिए। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे टेलीफोन के क्षेत्र में हमारी पहचान होती है हमारा फोन नंबर। जैसे मैं अगर किसी को है ना फोन करके कुछ उल्टा सीधा भला बुरा कह दूं, तो वो व्यक्ति मेरे नंबर को है ना एक एफआईआर में लिखवा देगा कि इस नंबर से है ना मेरे को कोई व्यक्ति है जो बुरा भला कह रहा है, मेरे को गाली गलौज कर रहा है ना। तो उस नंबर से पता लगा लेंगे ना कि ये कौन था। जैसे नंबर को ट्रेस किया जाएगा कि कौन से नेटवर्क का है, पता चला कि वो जियो का है या एयरटेल का है, फिर जियो या एयरटेल से पूछा जाएगा कि बताओ ये नंबर आपने किस आदमी को जारी किया है। तो इससे पता लगा लेंगे कि ये किस व्यक्ति के द्वारा नंबर चलाया जा रहा है। उसी तरीके से समझ लीजिए कि इंटरनेट की दुनिया में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो आप इंटरनेट की दुनिया में साइबर क्राइम करेंगे, यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए अपराध करना शुरू कर देंगे, तब आपको पकड़ने के लिए इसी नंबर की आवश्यकता पड़ती है, आईपी एड्रेस की। ये आईपी एड्रेस आपको तब मिलता है जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। यानी अगर आपने आज जियो का इंटरनेट कनेक्शन लिया है और आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना शुरू कर चुके हैं, तो समझ लो कि आपके नाम पर एक नंबर रजिस्टर्ड हो गया है। और जब आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा होता है तब आपसे एक आईडी प्रूफ भी ली जा रही होती है। आपका आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ना कुछ लिया जाएगा, तभी आपको है ना इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, यानी कि आपकी आईडी प्रूफ भी कनेक्ट हो गई। तो अगर आप इस नंबर से यानी कि इंटरनेट कनेक्शन से कोई साइबर क्राइम करने की कोशिश भी करते हैं तो आपको है ना पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आपके इस नंबर के साथ आपकी एक आईडी प्रूफ भी जोड़ दी गई है। समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरी चीज जो हमें यहाँ जरूरत पड़ती है वो है बेटा एनआईसी। एनआईसी कार्ड ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बेटा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, ये इसको बोला जाता है। कई बार केवल इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या केवल इंटरफेस कार्ड के नाम से भी बोल देते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम हुआ है रिसेंटली, वहां पर है ना ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से इंटरफेस कार्ड किसे कहते हैं, तो एक ऑप्शन पर लिखा था एनआईसी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ही इंटरफेस कार्ड के नाम से भी बोला जाता है। बट ये क्या है? ये बेसिकली कार्ड क्या है? एक चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही लगी होती है, और इस चिप में बेसिकली एक नंबर लिखा हुआ होता है, और उस नंबर को कहते हैं बेटा मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस, जिसको है ना फुल फॉर्म में कहेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब ये कैसा नंबर है? ये उसी तरीके से समझ लो जैसे आपका फोन जब चल रहा होता है तो फोन का हार्डवेयर नंबर यानी कि IMEI नंबर, जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहा जाता है। जब आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए तो आपने एफआईआर अगर लिखवाई होगी तो जो पुलिस वाले होते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप है ना अपना IMEI नंबर बताओ फ़ोन का क्या है। अब ये IMEI नंबर यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कई सारी जगह पे कई सारी तरीके से पता लग जाती है। जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन के बिल पे भी लिखा होता है IMEI नंबर, और जो फ़ोन का डब्बा होता है ना, जिस डब्बे में फ़ोन रखा हुआ था उस पर भी IMEI नंबर लिखा होता है। और इवन आप फ़ोन में ना कुछ पर्टिकुलर नंबर डायल करके भी, एक स्पेशल नंबर होता है हैश स्टार करके कुछ होता है, उसे भी डायल करके आप है ना IMEI नंबर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, मुझे पता था पहले, चलो कभी और बता दूंगा याद आएगा तो उसका वो नंबर डायल करके भी है ना आप IMEI नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली है ना मैक एड्रेस उसी तरीके से काम करता है जैसे फोन का IMEI नंबर काम कर रहा है। यानी मोबाइल फोन हार्डवेयर की पहचान किससे हो रही है? IMEI नंबर से। वैसे ही हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की पहचान होती है मैक एड्रेस से। समझ में आ गई बात? तो दो तरीके के एड्रेसेस है ना हमें यूज करने को मिलते हैं इंटरनेट के टाइम पर, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वैसा ही है जैसे फोन नंबर,
और जैसे मैक एड्रेस वैसे ही है जैसे IMEI नंबर होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका होना जरूरी है। अगर ये चिप कंप्यूटर के मदरबोर्ड से निकाल के फेंक दी आपने, अलग कर दी, तो आपके कंप्यूटर में सारे काम होंगे बट इंटरनेट कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका होना जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद है ना जरूरत पड़ती है हमें मॉडेम की। देखो, अगर मैं DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करूं, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्शन हमने यूज़ किया था BSNL कंपनी का, उसको हम DSL ब्रॉडबैंड कहते थे और उसमें हमें एक मॉडेम की आवश्यकता पड़ती थी। मॉडेम बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बेसिकली सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास कोई सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, और ये सिग्नल किसी भी तरीके के सिग्नल हो तो इनको अंग्रेजी में और हिंदी में एनालॉग सिग्नल ही कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब किसी भी तरीके का सिग्नल, मतलब ये कोई लाइट फॉर्म हो सकती है, यानी कि एक केबल या तार हमारे पास आ रही है जिसमें डाटा लाइट की फॉर्म में आ रहा है तो वो भी एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है यानी कि विद्युत सिग्नल है, वो भी एनालॉग सिग्नल कहलाएंगे। और अगर यहाँ तार ना होकर वायरलेस डाटा आ रहा है यानी कि वेव आ रही है, तरंगें आ रही हैं, तो वो भी एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। बट इस सिग्नल को यानी एनालॉग सिग्नल को हमारा जो कंप्यूटर है ना वो समझ नहीं सकता। उसे समझ में आता है केवल डिजिटल सिग्नल, यानी कि 0 और 1 वाला सिग्नल। खैर 0 और 1 वाला सिग्नल भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, वो भी विद्युत सिग्नल होते हैं, बट उनको 0-1 में मैनिपुलेट कर लिया जाता है, 0-1 की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। इसकी जानकारी मैंने सबसे पहले वाले चैप्टर में भी दी थी कि डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए ना बेसिकली यहाँ पर मॉडेम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करेंगे तभी है ना PC यानी पर्सनल कंप्यूटर हमारा समझ पाएगा कि वो डाटा है क्या। ठीक, उसी तरीके से आप समझ लो कि अगर आप अपने PC से इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई डाटा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने की वजह से मॉडेम को इंटरनेट की दुनिया में कन्वर्टर के नाम से भी बोल दिया जाता है। याद रखिएगा, बीते कुछ समय पहले एक पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनमें से कन्वर्टर किसे कहा जाता है, तो आंसर था मॉडेम। ठीक, बट क्या आज की डेट में मॉडेम इस्तेमाल में लाया जाता है? नहीं, मॉडेम कहीं यूज नहीं कर रहे। अब आजकल है ना हमारे घर में राउटर लगाया जाता है, तो आप राउटर का नाम भी लिख लीजिए। राउटर बेसिकली है ना एक एडवांस डिवाइस है, एक मोर इंटेलिजेंट डिवाइस होती है आजकल इंटरनेट के टाइम पर। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, फिलहाल बस ये समझ लो कि आज की डेट में हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए राउटर नाम की डिवाइस लगाते हैं, मॉडेम नहीं लगता। ठीक है, चलो इसके बाद है ना एक और लास्ट चीज रह जाती है और वो है बेटा वेब ब्राउजर। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि वो सॉफ्टवेयर जो आपका पर्पस यानी कि उद्देश्य पूरा करे उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट का पर्पस या उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। बट ये भी ध्यान रखना कि इंटरनेट की दुनिया में वेब ब्राउजर को कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी बोल दिया जाता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हिंदी में लिखा जाएगा बेटा संचार सॉफ्टवेयर। तो पहली बात तो ये आती है कि ये वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और दूसरी बात ये आती है कि इसको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जा रहा है। तो बेटा देखो, वेब ब्राउजर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में वेबसाइट वगैरह को ओपन करने के लिए कौन सा वेब ब्राउजर ओपन करते हैं आप, है ना, ज्यादातर केस में गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, इसका इस्तेमाल करते होंगे, है ना। या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिया जाने वाला बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। एज की स्पेलिंग है EDGE। इस वेब ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की डेट में ना ज्यादातर लोग कंप्यूटर में या तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का या माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के वेब ब्राउजर का नाम बदला गया है, पहले उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता था। तो तीन तो ये हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। इसके अलावा एप्पल के जो लोग एप्पल के फ़ोन कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें एप्पल सफारी नाम का एक वेब ब्राउज़र होता है। इसके अलावा ओपेरा, यूसी ब्राउज़र और मोजिला फायरफॉक्स जैसे भी ब्राउज़र मौजूद होते हैं। आप इनमें से किसी भी एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट इसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न या लॉजिक क्या है वो समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट कि ये है फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर। आपको ये बात तो पता है ना कि अगर मैं अपने कंप्यूटर में फेसबुक की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो वो डाटा कहाँ से आएगा, फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से आएगा। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। और ये फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर ही डाटा को भेजता है हमारे पीसी में। ये मान लो हमारा पीसी है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। तो फेसबुक के सर्वर का डाटा हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर दिखाई देता है, ये दिखाई देता है बेटा वेब ब्राउज़र में। इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है ना। तो वेब ब्राउज़र में ही आप कोई फेसबुक की वेबसाइट ओपन करेंगे और फेसबुक की वेबसाइट का डाटा कहाँ से आ रहा है, फेसबुक के सर्वर से है, ठीक है ना। तो अब कुछ देर के लिए फेसबुक शब्द को हटाइए तो यहाँ से। अब देखो, यहाँ तो है सर्वर कंप्यूटर और यहाँ पर है हमारा कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में वेब ब्राउज़र काम कर रहा है नहीं। जैसे कि अगर आपको सर्वर कंप्यूटर का डाटा देखना है अपने कंप्यूटर पे, तो वेब ब्राउज़र के थ्रू देखेंगे। और अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई डाटा सर्वर कंप्यूटर पे भेजना चाहते हैं तो भी वेब ब्राउज़र के थ्रू जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग पता चला कि वेब ब्राउज़र भले ही हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता हो, बट हमारे कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर के बीच में काम करता है। और जो बीच में काम करता है उसे कम्युनिकेटर कहते हैं। और कम्युनिकेटर के तौर पर जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी बोल सकते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं, तो इसे आप नोट कर लो। तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि वेब ब्राउज़र एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी बोला जाता है, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये है ही। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो कम से कम हमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। कंप्यूटर ऑन होता हुआ होना चाहिए, आईएसपी कनेक्शन होना चाहिए, एनआईसी होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए या फिर अब राउटर होना चाहिए, और वेब ब्राउज़र भी होना चाहिए। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट इंटरनेट, इसके आगे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, लिखिए इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं तो कौन कौन से वो टर्म हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो है ना, आपको वेब ब्राउज़र की ही जानकारी होनी चाहिए। वेब ब्राउज़र जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए पहले तो, इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, हिंदी में ऐसे कहा जाएगा इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हेडिंग डालिए, दैट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, हिंदी में भी इसको वेब ब्राउज़र ही कहा जाता है। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र के केस में ना कई सारे टर्म हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या पूछ सकते हैं वेब ब्राउज़र के केस में ना, ये पूछा जा सकता है जैसे कुकीज़ क्या चीज़ होती है, ये पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र के केस में वेब कैशे ये शब्द पूछ लिया जाता है। वेब कैशे क्या चीज़ होती है। ठीक है, वेब ब्राउज़र के केस में बुकमार्क पूछ लेते हैं। बुकमार्क नाम की चीज़ क्या होती है। वेब ब्राउज़र के केस में ना पूछ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में।
मतलब वेब ब्राउजर की हिस्ट्री नहीं, मैं बताऊंगा हिस्ट्री का क्या मतलब है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, वेब ब्राउजर के केस में डाउनलोड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा वेब ब्राउजर के केस में एक चीज और पूछने लगे हैं आजकल, रेंडरिंग इंजन के बारे में। इन सब का कोई हिंदी नाम नहीं होता, जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं ना बेटा वही हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो रेंडरिंग इंजन के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर एक और चीज पूछ रहे हैं आजकल, इनकॉग्निटो मोड के बारे में। ठीक है, या फिर इसी को इन प्राइवेट विंडो भी कहा जाता है बेटा। या तो पूछ रहे हैं इनकॉग्निटो मोड के नाम से या इन प्राइवेट विंडो के नाम से। तो ये कुछ है ना शब्द हैं जो वेब ब्राउजर के केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इससे पहले वेब ब्राउजर के बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं कोई वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे को वहाँ पर, और वेब ब्राउजर का थोड़ा सा इतिहास और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो है ना वेब ब्राउजर का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखो, वेब ब्राउजर है ना आपको वेब कंटेंट को दिखाने का या वेब डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का एक जरिया होता है। यानी अगर आप वेब पेज या वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना ही पड़ेगा। अब वेब ब्राउजर शुरुआत में जब बना है ना, और ये बनाया गया था टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर टिम बर्नर्स ली तो ये वही व्यक्ति है जो कल लास्ट क्लास में आपने चर्चा की थी, जिसने www का इंट्रोडक्शन दिया था वर्ल्ड वाइड वेब का। जी हाँ, उसी व्यक्ति ने ही दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया था, और उस वेब ब्राउजर का नाम भी उसने वैसे ही रख दिया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब हम वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड वेब ग्लोबल नेटवर्क नेम की बात कर रहे हैं, कौन सा क्या है। तो इसमें क्या किया था उसने कि जो ग्लोबल नेटवर्क नेम है वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब तीनों शब्दों के बीच में गैप होता है, गैप देकर लिखा जाता है। बट वर्ल्ड वाइड वेब अगर इन तीनों शब्दों को चिपका दिया जाए तो ये नाम है दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का, जो कि टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। तो ये है ना बस इतना कर दिया था कि वर्ल्ड वाइड वेब तीनों शब्दों को चिपका दिया था उसने। समझ में आ गई बात। अब ये कंफ्यूजन अभी भी तो रहे, चाहे भले ही है ना आप वर्ल्ड वाइड वेब शब्द बोल रहे हो www वाला, तो उसमें ऐसे थोड़ी बोलते वर्ल्ड स्पेस वाइड स्पेस वेब। आप बोलेंगे तो ऐसे ना वर्ल्ड वाइड वेब, चाहे बीच में लिखते समय वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में स्पेस आ रहा हो, बट अगर वर्ल्ड वाइड वेब चिपका के लिख देंगे तीनों शब्दों को तब भी यही बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कौन से वर्ल्ड वाइड वेब की बात चल रही है। तब फाइनली वर्ल्ड वाइड वेब नाम का जो इसने टिम बर्नर्स ली ने जो वेब ब्राउजर बनाया था उसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया। और ये नेक्सस नाम गूगल कंपनी ने अभी कुछ समय पहले अपने फोन के लिए भी इस्तेमाल किया था, नेक्सस के नाम से फोन बनाए थे। ठीक है, ये शब्द वहां इस्तेमाल में लाया गया था। आजकल तो गूगल के पिक्सल फोन आते हैं। ठीक है, तो ये था दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर। और एक बात, इसमें केवल और केवल आपको टेक्स्ट दिखाई देता था बस, यानी कि सेंटेंस पैराग्राफ वगैरह बस, कोई इमेज नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं। ठीक, फिर बाद में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद एक मोज़ेक के नाम से वेब ब्राउजर बनाया गया मार्क एंड्रीसन नाम के व्यक्ति के द्वारा। और उस एंड्रीसन नाम के व्यक्ति ने, मार्क एंड्रीसन नाम के व्यक्ति ने उस वेब ब्राउजर में सबसे पहले ग्राफिक्स को ऐड किया, यानी कि इमेज चित्र वगैरह सब दिखाई दिए वहां पर। ठीक है ना। और उस मोज़ेक नाम के वेब ब्राउजर का नाम भी बाद में चेंज किया गया था, नेटस्केप नेविगेटर कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर याद रखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, तीनों शब्द चिपके हुए, जिसको नेक्सस भी कहा जाता है। बट ये भी ध्यान रखिए कि अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम बताइए जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, ग्राफिकल, तो आंसर होगा मोज़ेक या नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, फिर कौन कौन से ना वेब ब्राउजर हमें और देखने को मिलते हैं। तो बेटा इसके लिए ना मैंने आप सभी लोगों की हेल्प के लिए एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, और ये पीडीएफ फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां पर मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसे चाहें वैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं इस पीडीएफ फाइल को आपको दिखा देता हूँ। अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और डिस्प्ले कैप्चर में वो पीडीएफ फाइल आपके सामने दिखाता हूँ।
वेब ब्राउज़र। मैं चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम है और आप इंटरनेट वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक बार है ना ये वेब ब्राउज़र वाली पीडीएफ को ज़रूर देख के जाना है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, हो सकता है कि हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है। तो एक बार है ना देखो इसको, ठीक है, एक बार देखिए इसको। यहाँ पर है ना मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख दिया है वेब ब्राउज़र के बारे में कि दुनिया का सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो 1990 में बनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, ठीक है, जिसको बाद में नेक्सस भी कर दिया गया और इसमें केवल टेक्स्ट दिखाई देता था बस, ठीक। डेवलपर कौन था, टिम बर्नर्स-ली। फिर बाद में 1993 में मोज़ेक बना जिसको बाद में नेटस्केप नेविगेटर कहा गया। ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था और इसका डेवलपर का नाम था मार्क एंड्रीसन, ठीक है। और ये मैंने लिस्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउज़र यहाँ पर दे दी है, यानी कि जितने भी आज तक वेब ब्राउज़र बने हैं सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है, मोज़ेक तो है ही, ठीक है। एप्पल सफारी भी वेब ब्राउज़र है, मोजिला के नाम से भी वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो ये सब है ना जो कुछ कॉमन है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब वेब ब्राउज़र है ये। तो ये भी वेब ब्राउज़र है जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ठीक है। तो आप है ना इनको रटिएगा मत, पता चले कि आप बैठ के इनमें रट्टा मार रहे हो। बस ये है ना जब भी आप इस पीडीएफ फाइल को कभी देखें तो एक बार सभी के नाम देख लेना, कौन कौन से नाम लिखे हैं यहाँ पर। अब जितने याद हो जाए उतने ठीक है, जितने दिमाग में बैठ जाए। तो ये तब के लिए होता है जब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में मान लो पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है, तब मान लो आपको ये याद आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए तो फाइनली ना अब मैं आपके सामने बोर्ड पर आ जाता हूँ और फिर दोबारा से इसको आगे समझते हैं थ्योरेटिकल वे में। क्लियर है? पहले तो ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वेब ब्राउज़र बेसिकली कैसे काम में लाया जाता है। देखो आप अपने कंप्यूटर में ना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, ये जो नाम मैंने बताए इनमें से कोई भी। तो मैं ना एक वेब ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल क्रोम, ठीक है जी। तो गूगल क्रोम आज की डेट में सबसे फेमस वेब ब्राउज़र होता है। बाकी एक और फेमस चल रहा है आज की डेट में जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE। इसका नाम पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, और अगर एप्पल की बात करें तो उसका नाम है एप्पल सफारी। तो ये तीन है ना बेसिकली कॉमन है आज की डेट में, एप्पल का एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल का गूगल क्रोम, ठीक है, चाहे तो नोट कर लेना। बट आप और हम जैसे लोग ज़्यादातर केस में ना गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब जब आप है ना किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं लाइक गूगल क्रोम, तो आपको ऊपर की तरफ है ना यहाँ पर, यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे कुछ टैब टाइप के दिखाई देंगे। टैब का मतलब बॉक्स, ठीक, और आगे प्लस का सिंबल होगा और नीचे की तरफ भी एक मोटी सी पट्टी दिखाई देगी, है ना। तो ऊपर वाली पट्टी को तो कहते हैं बेटा टैब बार, बार का मतलब पट्टी। और ये जो आपको नीचे पट्टी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बेटा एड्रेस बार। अब एड्रेस बार में बेसिकली क्या होता है, एड्रेस बार में बेसिकली हमको यूआरएल टाइप करना होता है। यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप चिंता मत कीजिए इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि मैं इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बट अगर इसे कम शब्दों में आपको बोलना हो तो इसे वेबसाइट एड्रेस के नाम से भी आप बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल आप यूआरएल का लिख सकते हैं, दैट इज www.facebook.com। ये है यूआरएल का उदाहरण, ठीक है। तो वेबसाइट एड्रेस कह दो या यूआरएल कह दो या वेब एड्रेस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। और ये कहाँ पर टाइप किया जाता है, एड्रेस बार में, ठीक। और ऊपर की तरफ जो पट्टी आपको दिख रही है उसको टैब बार कहते हैं। जैसे मान लो आपने एड्रेस बार में लिखा ये वाला यूआरएल, तो यहाँ पर है ना जैसे फेसबुक खुल जाएगा, ठीक है। बट आपको अब यूट्यूब खोलना है तो आप एड्रेस बार में जाएंगे तो पहले आपको इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करना होगा, तो एक नया टैब खुलेगा और फिर आप है ना एड्रेस बार में लिखेंगे www.youtube.com, तो यूट्यूब खुल जाएगा।
फिर आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक और नया टैब खुलेगा और उसके एड्रेस बार में मान लीजिए आप लिख दीजिए www. मान लीजिए लिख दीजिए wikipedia.com। तो wikipedia.com नाम की वेबसाइट खुल जाएगी। इसी तरीके से आपको जितनी भी वेबसाइट खोलनी हो उनके लिए अलग मतलब टैब ओपन करते चले जाएंगे। आप टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक और चौथी वेबसाइट खोलनी है तो प्लस के सिंबल पे क्लिक करोगे तो एक और टैब खुल जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टैब्स में आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को ओपन करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो कुछ छोटी मोटी शॉर्टकट की भी है ना वेब ब्राउजर के केस में पूछी जा सकती है। जैसे सपोज दैट कि आपको है ना कोई नया टैब ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप है ना इस प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से है ना टैब वाली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी ये अगर आप दबा दें तो इससे भी है ना क्या होगा, न्यू टैब ओपन होके आ जाता है। यानी या तो आप प्लस के सिंबल पे क्लिक कर दो उससे नया टैब आ जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लस टी दबा दो तो उससे भी नया टैब खुल के आ जाता है। ठीक। अब चाहे जितने भी टैब खुल गए हों, जैसे आपने फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया, इस तरीके से कई सारी वेबसाइट को कई सारे टैब में खोल रखा है। ठीक। बट इनमें अगर आप स्विच करना चाहते हैं कि एक टैब से दूसरे टैब में, तो ये काम करते हैं माउस के द्वारा। जैसे मान लो अगर आप फेसबुक की वेबसाइट को खोले बैठे हुए हैं, फिर आपको विकीपीडिया की वेबसाइट देखनी है तो आप विकीपीडिया वाले टैब पर क्लिक करेंगे माउस से। फिर आपको यूट्यूब की वेबसाइट देखनी है तो यूट्यूब वाले टैब पर क्लिक करेंगे माउस से। बट इसी बीच में आपको पता चला कि माउस खो गया है, या माउस चोरी हो गया, या माउस खराब हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके साथ, माउस काम नहीं कर रहा है या है नहीं माउस। समझ में आ रही है बात? तो उस कंडीशन में है ना आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप है ना आगे के टैब वगैरह को एक्सेस कर पाएं या आगे पीछे टैब्स पे जा सकें। तो बेटा देखो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो सारा काम कीबोर्ड से किया जा सकता है शॉर्टकट कीज की मदद से। ठीक है ना? तो शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, इनको एक एक करके बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले कुछ शॉर्टकट की देख लो। देखो यहाँ पर है ना एक शॉर्टकट की तो ये इंपॉर्टेंट ही है, ये तो याद रखनी है आपको। कंट्रोल प्लस टी दबाने से नया टैब ओपन होता है। बाकी इसके अलावा एक और शॉर्टकट की लिख लो यहाँ पर कि अगर आप टैब वाली की दबाएंगे ना बेटा कीबोर्ड से, देखो आप बोलेंगे सर ये डब्बे डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं इनको भी टैब कहते हैं। हाँ। और कीबोर्ड पे टैब नाम की की भी होती है। हाँ, कीबोर्ड पर टैब नाम की की भी है और ये डब्बों को भी है ना टैब कहा जाता है। तो अगर आप ये जो टैब बार में जो टैब दिखाई दे रहे हैं इनमें आगे की तरफ एक एक पॉइंट आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टैब वाली ही की दबा दो। तो इसका मतलब होता है मूव फॉरवर्ड। इसको हिंदी में कहा जाएगा बेटा आगे बढ़ना। और आप लिख सकते हैं एक एक टैब। एक एक टैब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टैब वाली की को दबाइए। ठीक है? जैसे आप फेसबुक से यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो टैब दबा दो, यूट्यूब से विकीपीडिया पे जाना है तो टैब दबा दो। और फिर अगर आपको एक एक स्टेप पीछे आना है तो फिर आपको शिफ्ट वाली की दबानी पड़ेगी। तो शिफ्ट के साथ आप टैब वाली की को दबाइए। तो इससे क्या होगा, मूव बैकवर्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है पीछे आना, एक एक टैब पीछे आना। ठीक है? बट अगर सपोज दैट कि आप डायरेक्टली जंप करके किसी टैब पर पहुंचना चाहें तो, जैसे अगर आप फेसबुक वाले टैब से विकीपीडिया वाले टैब पर जाना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पर जाकर फिर विकीपीडिया पे नहीं जाना, तो इनकी डायरेक्ट शॉर्टकट की भी होती है। जैसे अगर आप CTRL+1 दबाते हैं तो ये फर्स्ट टैब की शॉर्टकट की है। ठीक है? जैसे मान लो आप दूसरे वाले टैब पर या तीसरे वाले टैब पर हैं जिससे फर्स्ट टैब पर आपको आना है तो कंट्रोल+1 दबा दो। कंट्रोल+2 दबाने से ये डायरेक्टली सेकंड वाले टैब पर जंप करने की शॉर्टकट की है। अगर आप तीसरे वाले टैब पर डायरेक्टली जंप करके पहुंचना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+3 दबा दीजिए, इससे आप थर्ड वाले टैब पर पहुंच जाएंगे डायरेक्टली जंप करके। और इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि आप CTRL+4 दबाएंगे तो ये फोर्थ वाले टैब पर डायरेक्टली जंप करके पहुंचने की शॉर्टकट की है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए तो आपको है ना CTRL+8 दबाना है तो 8वें नंबर के टैब पर आप डायरेक्टली जंप करके पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा? अब अगला पॉइंट,
एक और शॉर्टकट की यहां पर इस्तेमाल में लाई जाती है, Ctrl+9। ये 9th टैब पर पहुंचने की शॉर्टकट की नहीं है, ये शॉर्टकट की है लास्ट टैब पर पहुंचने की। जैसे सपोज दैट कि आपने वेब ब्राउजर में टोटल मिला के 10 वेबसाइट खोली हुई हैं, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, है ना, इस तरीके से 10 वेबसाइट आपने ओपन की हुई हैं, तो कितने टैब खुले होंगे? 10। तो अगर आपको 10वें टैब पर डायरेक्टली जंप करके पहुंचना है फेसबुक वाले टैब से, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+9। अगर मान लो 9 ही टैब खुले हुए हैं, यानी 9 ही वेबसाइट खुली हुई है 9, और आपको 9th वाले टैब पर पहुंचना है, तो उसकी शॉर्टकट भी Ctrl+9 होगी। अगर आपने 15 वेबसाइट खोल रखी हैं, 15 टैब ओपन किए हुए हैं, तो 15वें टैब पर जाने के लिए सीधे शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+9। समझ में आ गई बात? तो एक एग्जांपल सेट करते हैं। जैसे मान लो आपने टोटल 12 यानी 12 वेबसाइट खोली हुई है, ठीक, 12 वेबसाइट, तो 12 टैब के अंदर 12 वेबसाइट खुलेंगी, तो 8वें टैब तक डायरेक्टली जंप करने की शॉर्टकट की तो Ctrl+8 होती है, ठीक। फिर 8 के बाद सीधे लास्ट वाले टैब पर जंप करने की, यानी 12वें नंबर के टैब पर जंप करने की शॉर्टकट की Ctrl+9 होगी। तो इस बीच में 9वें टैब, 10वें और 11वें टैब की कोई शॉर्टकट की नहीं होगी। समझ में आ गया? यानी 8वें नंबर के टैब तक तो Ctrl+8 से जा सकते हैं, फिर आगे जो सबसे लास्ट वा होगा, चाहे वो 9वां हो, चाहे 12वां हो, चाहे 15वां टैब हो, उसकी शॉर्टकट की Ctrl+9 होती है। तो ये कुछ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके ना हम वेब ब्राउजर पर काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो वो बीच में हैंग हो जाती है ना, जो चीज़ हम खोलना चाह रहे हैं वो खुल नहीं रही होती है, तो उस कंडीशन में आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, जिसे फंक्शन की F5 बोलते हैं, और इसको यहाँ पर रीलोड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रीलोड भी कह देते हैं या रिफ्रेश भी कह देते हैं। वैसे ज़्यादातर केस में रीलोड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की F5 तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल कंप्यूटर में भी रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। हाँ, तो वैसे ही समझ लो कि किसी वेबसाइट में अगर प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उस वेबसाइट को भी आप रीलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं फंक्शन की F5 से। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना, मैं वो सारे शब्दों के बारे में आपको बता दूं जो मैंने अभी लिखे थे यहां पर। ये तो हो गया किसी वेब ब्राउजर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट की से या माउस का इस्तेमाल करके, वो सब बताया मैंने। अब देखो एक एक करके सारे शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कुकीज क्या होता है, ठीक है, हिंदी में भी इसको कुकीज ही कहा जाता है। देखो कुकीज बेसिकली एक प्रोग्राम होता है वेब ब्राउजर के अंदर, या एक स्पेस होता है, और इस स्पेस पर हम किसी भी सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचने के ट्रैक या पाथ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जाते हैं। या ऐसे समझ लो कि कुकीज है ना, किसी भी सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचने के पाथ या ट्रैक की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लेती है। कैसे और क्यों समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि आप है ना किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, ठीक, आपको दोस्त के घर का एड्रेस पता है, गए नहीं हो आज तक, और ये भी पता है कि दोस्त के घर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो 15 मिनट में पूरा हो जाता है। ये ऐसा दोस्त ने बोल रखा होगा कि मेरे घर में तू अपने घर से 15 मिनट में आ जाएगा, ये मेरा एड्रेस है, बट आप गए नहीं हो कभी। अब आप पहली बार जब जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप कहीं ना कहीं बीच में रास्ता पूछोगे, भैया देखना ये एड्रेस कहाँ होगा, भैया ये बताना ये एड्रेस कहाँ पर है। तो ऐसा पूछताछ करने में पता चला कि 15 मिनट और खराब हो गई। यानी कि आपके घर से दोस्त के घर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो 15 मिनट का है, 15 मिनट पूछताछ में खराब हो गई, तो कितना हुआ? आधा घंटा लग गया। पर जब नेक्स्ट टाइम आप दोस्त के घर जाएंगे तो क्या वाकई में आपको है ना, और अब इस बार फिर से आधा घंटा लगेगा? नहीं। जो और 15 मिनट खराब हो रही थी वो दोबारा खराब होंगी? नहीं, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको रास्ता पता है, तो अब जो 15 मिनट का समय लगना चाहिए वही लगेगा बस, और आप दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई?
तो इससे क्या पता चला, आपने अपने दिमाग की मेमोरी में या अपने दिमाग में वो रास्ते की एक इमेज या एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं तो इन इन रास्तों से होके जाना है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम लगना चाहिए उसने उतने ही टाइम में पहुंचेंगे ना। तो ऐसे समझ लो कि जब हमारा कंप्यूटर किसी सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो कई सारे रास्ते होते हैं कनेक्शन के। तो उस रास्ते की इंफॉर्मेशन या सूचना, हिंदी में कहते हैं सूचना, वो कुकीज के अंदर स्टोर कर दी जाती है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमारा कंप्यूटर किसी सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो, है ना, तो उतना ही समय में या उतना ही समय लगे जितना लगना चाहिए। आप बोलेंगे सर पहली बार में ज़्यादा लगा होगा, हाँ पहली बार में ज़्यादा लगा होगा टाइम, उसी तरीके से जैसे हम किसी दोस्त के घर जा रहे थे पहली बार। समझ में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी लिखी जाएगी कि कुकीज इज अ प्रोग्राम दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट या दैट होल्ड द ट्रैक और पाथ इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर कंप्यूटर टू रीच द सर्वर कंप्यूटर। यानी कि किसी सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचने के पाथ या ट्रैक यानी कि रास्ते की सूचना कुकीज अपने अंदर होल्ड करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि जब आप किसी सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचे तो जल्दी पहुंच जाए, विद इन टाइम में पहुंच जाए। ठीक है भाई। इसके अलावा है ना कुकीज है ना जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनके द्वारा भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई सर्वर कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर की ही कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना अपने पास रखना चाहे तो वो भी कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हम कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो एक मैसेज भी आता रहता है कई बार, कुकीज एक्सेप्ट और रिजेक्ट आता है, कुकीज एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो वो सर्वर कंप्यूटर आपको बोल रहा होता है कि आप है ना या कुकीज को एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। फिर उसमें मैसेज भी लिखा होता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया दैट इज वेब कैशे। वेब ब्राउजर के अंदर है ना वेब कैशे नाम का भी टूल होता है। ये क्या चीज है भाई, आपको इसे मतलब मेरे को है ना ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं जब मैंने कैशे मेमोरी पढ़ाया था। याद है? बताइए कमेंट सेक्शन में वेब कैशे के बारे में मैंने क्या बताया था आपको। थोड़ा बहुत ही लिख के बता दीजिए शॉर्ट में क्या बताया था। देखो मैंने आपको बताया था वेब कैशे के बारे में कि सर्वर कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा हमारे कंप्यूटर में भेजा जाता है, सर्वर जैसे फेसबुक का सर्वर, व्हाट्सएप का सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, तो इनके द्वारा जो डाटा हमारे कंप्यूटर में आता है ना उसमें कुछ ना कुछ डाटा ऐसा होता है जो रिपीट हो रहा होता है। तो उस रिपीट वाले डाटा को बार बार भेजने में जो टाइम खराब होता है उसे बचाने के लिए सर्वर कंप्यूटर के द्वारा जो बार बार भेजा जाने वाला डाटा है उसे हम वेब ब्राउजर के वेब कैशे में ही स्टोर करा लेते हैं, ताकि सर्वर और हमारे कंप्यूटर के बीच में जो बार बार यानी रिपीट होने वाला डाटा को आने में या सर्वर के द्वारा भेजने में जो टाइम खराब हो रहा होता है उसको बचाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा है ना मैंने आपको बताया बुक मार्क। ये क्या होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना कि हमारे वेब ब्राउजर में एक ऑप्शन दिया होता है बुक मार्क का। ये क्या है, ऐसे ऐसे समझो। पहले तो ये बताइए कि वेब पेज क्या चीज होती है। एक शब्द होता है वेब पेज, जिसको ना वेब डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, वेब डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं या वेब पेज कह सकते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि हम मैंने एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ये बेसिकली मार्कअप भाषाएं कहलाती हैं, या इसको मार्कअप लैंग्वेज या मार्कअप भाषा कहते हैं, जिसके थ्रू हम वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए भी पहले वेब पेज बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको वेब पेज कह रहे हैं। ठीक। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम की भाषा का इस्तेमाल करके हमने एक वेब पेज बना लिया, फिर ऐसे ही कोई दूसरा वेब पेज बनाया, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई सारे वेब पेज बनाकर हमने आपस में वो इंटर रिलेट कर दिए, जोड़ दिया आपस में। तो उन वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, वो वेबसाइट कहलाता है। फिर समझ में आ गया? तो जैसे ये समझो कि हमने कोई वेबसाइट ओपन की, ठीक, हमने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, चाहे वो फेसबुक की हो, यूट्यूब की हो, विकीपीडिया की हो, किसी की भी हो, तो उस वेबसाइट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। और वो वेब पेजेस किस में बने होंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, यानी कि मार्कअप भाषा में। ठीक।
अब ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है, यानी कि फर्स्ट पेज, उसको हम होम पेज के नाम से भी बोलते हैं, होम पेज कह देते हैं। ठीक है जी। तो पहला पेज जो आपके सामने किसी भी वेबसाइट का खुल के आएगा उसे होम पेज कहेंगे। सपोज दैट कि वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करते ही दूसरा पेज खुल गया, ये पहला पेज हो गया, ये हो गया दूसरा पेज। फिर यहां पर कोई लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने तो तीसरा पेज खुल गया, और तीसरे पेज पे भी कोई लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करने से चौथा पेज खुल के आ गया, फोर्थ पेज। और इसी चौथे वाले पेज पर हमें मोस्टली काम करना होता है, जो हमारा मोस्टली वर्क है, यानी कि ज्यादातर जो मुझे काम करना होता है वो चौथे वाले पेज पे ही करना होता है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस चौथे वाले पेज को ही डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इस पेज पर डायरेक्टली जंप करके पहुंचने के लिए इसको बुक मार्क कर सकता हूं। और जैसे मैं बुक मार्क करूंगा, ये बुक मार्क नाम के ऑप्शन में पेज सेलेक्ट होके आ जाएगा। बुक मार्क नाम का टूल होता है वेब ब्राउजर में, वहां पर ये आ जाएगा वेब पेज लिखा हुआ। यानी अगर मेरे को डायरेक्टली इस वेब पेज पर पहुंचना है चौथे नंबर के, तो अब मैं बुक मार्क वाले सेक्शन में जाऊंगा और वहां पर जो लिंक दे रखा है चौथे पेज का उस पर क्लिक करूंगा और यही डायरेक्टली खुल जाएगा। तो मुझे हर बार वेबसाइट नहीं खोलनी पड़ेगी, उसका पहला पेज पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे, ऐसे क्लिक करके चौथे पे नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्टली चौथे पेज पे जा सकता है। तो इसी को बुक मार्क के नाम से बोलते हैं। बुक मार्क का सिंपल सा मतलब मार्क ए वेब पेज, मार्क ए वेब पेज। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री और डाउनलोड, ये भी दो टूल होते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। ये क्या है, देखो, आप जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना अपने कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में, तो वेब ब्राउजर के अंदर उसकी हिस्ट्री बन रही होती है, यानी कि उसमें डिटेल जा रही होती है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट या वेब पेजेस को ओपन किया है। अगर कंप्यूटर हमारा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर में कोई वेबसाइट खोल रहे थे, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जो वेबसाइट खोल के देख रहे थे उसके बारे में उस व्यक्ति को पता चले जिसका हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, है ना भाई। ये हमारी निजता का सवाल है, हमारी राइट टू प्राइवेसी है कि मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं क्या देख रहा था किसी वेबसाइट पर। ठीक है। अब देखो, नैतिक मूल्यों की बात की जाए, मॉरल स्टडी की बात की जाए, तो हमें शायद ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा ना देखना चाहिए या हम कुछ ऐसा यूज ना करें इंटरनेट के थ्रू जो गलत हो, है ना। बट अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, लोकतांत्रिक देश की बात करें, लोकतांत्रिकता की बात की जाए, तो हमें एक अधिकार है जिसे राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है। यानी हर जगह हमारी प्राइवेसी का हमें अधिकार मिला हुआ है। यानी कि इंटरनेट के केस में भी राइट टू प्राइवेसी है कि हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, वो हमारा खुद का निजता है, यानी प्राइवेसी है, ये मेरा अधिकार है। बट बेटा देखो, एक बात और बता दूं कि अगर राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, बट अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होती है ना तो इस प्राइवेसी को भी ब्रेक किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर जो सर्च करता है, ठीक है, जो भी सर्च करता है, जो भी वेबसाइट देखता है, वेब पेज देखता है, उसकी हिस्ट्री बन रही होती है। ठीक। अगर आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं तो इस हिस्ट्री को आप डिलीट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। बट अगर किसी दूसरे के कंप्यूटर को आप देख रहे हैं, दूसरे के कंप्यूटर में वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हो, तो आप चाहें तो वहां से हिस्ट्री को डिलीट भी करके आ सकते हैं। ठीक है, वहां से हिस्ट्री डिलीट की जा सकती है। ठीक है, कि आपने क्या सर्च वगैरह करा था, कौन सी वेबसाइट खोली थी, वो कर सकते हो। ये नॉर्मल तरीका है ना, कि हम अपने आप बारे में, मतलब हम नहीं दिखाना चाहते किसी को कि हम क्या खोल रहे थे। बट सपोज दैट आपने कोई क्राइम व्राइम ही कर दिया है, आप किसी अपराध में फंस गए हो, तो उस केस में ना जो एजेंसीज होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है ना, वो बेसिकली ये भी पता लगा लेती हैं बाद में कि आप क्या सर्च करते थे, है ना। अगर आप कोई क्राइम की स्टोरी है ना देखना यूट्यूब वगैरह पर, और उनमें है ना कई बार कुछ केसेस में ये भी पता चलेगा कि अगर कोई अपराधी है या अपराधी था, तो वो गूगल पे है ना या इंटरनेट पे क्या सर्च करता था या क्या सर्च कर रहा था कई दिनों से। ऐसा भी कई सारे केसेस है ना पकड़े गए हैं जिसमें ये बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा पता लगाया गया कि वो व्यक्ति है ना किसी को चोट पहुंचाने के, नुकसान पहुंचाने के गूगल पे तरीके सर्च कर रहा था। ये चीज बाद में भी देखी जा सकती है।
ये तभी देखी जा सकती है जब मान लो आपने कोई अपराध कर दिया हो, आप किसी केस में फंस गए हो, तब आपका इंटरनेट पूरा खंगाला जाता है इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कि आप इंटरनेट के थ्रू कर क्या रहे थे, वहां कुछ चीजें तो नहीं सर्च कर रहे थे जो इस अपराध से जुड़ी हो, तब देखते हैं। नॉर्मली आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको क्यों सर्च करेंगे, उन्हें क्या मतलब। ज्यादा से ज्यादा बस यही हो सकता है कि आप किसी दूसरे के कंप्यूटर में कुछ भी सर्च कर रहे थे इंटरनेट पर, तो आप यही चाहते हैं कि वो भी ना देख पाए, तो आप वहाँ हिस्ट्री को डिलीट करके आ सकते हैं। और आपका कंप्यूटर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो और कौन देख रहा है, आप ही देखोगे, तो आपको हिस्ट्री डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री एक सिंपल सा वे या तरीका है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट या वेब पेजेस को खोला था। डाउनलोड क्या है? डाउनलोड में ना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होती है कि आपने इंटरनेट के थ्रू कौन कौन सी फाइलों को डाउनलोड किया है, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही होती है। तो आप इन दोनों को है ना डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इन दोनों की अपनी शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप CTRL+J दबा देंगे, Ctrl+J, तो डाउनलोड सेक्शन खुल के आ जाएगा, और Ctrl+H दबा देंगे तो हिस्ट्री खुल के आ जाती है। समझ में आ गई? और इनको आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या हो अगर सपोज दैट कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे और वहां आपने ना इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट सर्च करी जिनमें से कुछ आपत्तिजनक वेबसाइट भी थी, और आप उस दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर ऐसे ही छोड़कर बिना हिस्ट्री को डिलीट किए, बिना डाउनलोड को डिलीट करे अब वहां से निकल आए। अब आपको ध्यान आया, अरे यार मैंने तो वहां हिस्ट्री और डाउनलोड वाले सेक्शन को डिलीट करना तो मैं भूल ही गया, अब मैं फंस जाऊंगा। अब वो व्यक्ति अगर देख ले कि मैं क्या सर्च कर रहा था तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगा। ऐसा हो सकता है, कोई भी केस आप एग्जाम्पल यहाँ पर बना सकते हो। तब उस केस में ना आपकी निजता का हनन हो जाएगा, यानी आपकी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, मतलब आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, कोई देख लेगा कि आप क्या कर रहे थे इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो इस बात को लेकर जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, उन्होंने एक नया फीचर बनाया है जिसको बेसिकली कहा जाता है सिक्योर ब्राउजिंग। इसे बोलते हैं बेटा सिक्योर ब्राउजिंग। ब्राउजिंग करने का मतलब होता है इंटरनेट यूज करना, ब्राउज करना मतलब इंटरनेट यूज करना। तो एक सुरक्षा के साथ ब्राउजिंग करना यानी इंटरनेट यूज करना, इसका मीनिंग ये है बेटा कि आपको है ना आपके वेब ब्राउजर में एक अलग से स्पेशल विंडो खोल के दी जाए, एक अलग से विंडो खोल के दी जाए जिसका नाम होगा इनकॉग्निटो मोड। ये क्या होगी? एक सुरक्षित विंडो होगी, ठीक है। और इस विंडो में जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह आप ओपन करेंगे, आप करिए, और जैसे ही इस विंडो को आप बंद करेंगे तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर नहीं होगी, सब खत्म। ये तो बढ़िया है। अब यानी यहाँ पर तो आपको हिस्ट्री और डाउनलोड को डिलीट भी करना पड़ता था, यहाँ तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा। जैसे ही आप इस विंडो को क्लोज करेंगे, भाई किसी का कंप्यूटर अगर आपको यूज करना है कर लो, आप उसमें वेब ब्राउजर खोलेंगे, इनकॉग्निटो मोड को ओपन करेंगे, वेबसाइट खोल लोगे, और जैसे ही इसको बंद करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, तो सब कुछ खत्म। आपने क्या किया था इंटरनेट पर, सारी इंफॉर्मेशन वैनिश, खत्म। तो ये सिक्योर ब्राउजिंग का ना फीचर लेके आया है गूगल कंपनी। तो गूगल कंपनी का है ना जो वेब ब्राउजर है यानी गूगल क्रोम, उसमें नाम आता है लिखा हुआ है सिक्योर ब्राउजिंग विंडो का इनकॉग्निटो मोड। ऐसी है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने वेब ब्राउजर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, उस माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के वेब ब्राउजर में उन्होंने नाम दिया है इन प्राइवेट विंडो, ये नाम दिया है। ठीक है, ये नाम दिया है किसके द्वारा? ये नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी के द्वारा। तो इसमें भी एक अलग से विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें आप वेबसाइट खोलो, और जैसे इस विंडो को बंद करेंगे तुरंत सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। इन दोनों को ही ओपन करने की, यानी कि आप चाहें तो इनकॉग्निटो मोड ओपन करें, चाहे आप इन प्राइवेट विंडो ओपन करें, इन दोनों को ही ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो सेम ही है, दैट इज CTRL+Shift+N। यानी अगर आप है ना इन दोनों मोड में से किसी भी मोड को ओपन करना चाहते हैं तो या तो ये ऑप्शन आपको दे रखा होगा इनकॉग्निटो मोड के नाम से या इन प्राइवेट विंडो के नाम से ब्राउजर में, तो वहां पर माउस से क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं, इससे भी खुल जाती है ये विंडो। ठीक है, चलो अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है जिसका नाम था रेंडरिंग इंजन, ये और लिख लो।
रेंडरिंग इंजन में बस इतना सा लिखना है बेटा, ये रेंडरिंग इंजन किसी भी वेब ब्राउजर का एक फीचर होता है और ये फीचर इनबिल्ट तरीके से काम कर रहा होता है वेबसाइट्स को प्रॉपर दिखाने के लिए किसी भी वेब ब्राउजर में। जैसे आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करें या माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करें, इन दोनों में ही रेंडरिंग इंजन नाम का एक इनबिल्ट फीचर है और यही है ना हमें वेब ब्राउजर पे प्रॉपर तरीके से वेबसाइट दिखाने का काम करता है। समझ में आ गई बात? ये उसी तरीके से जैसे जैसे किसी है ना शोरूम पे आप चले जाएं साड़ियां देखने के लिए, आपको साड़ियां खरीदनी है, तो वहां पर जो आदमी नहीं बैठे होते जो साड़ियों को खोल खोल के दिखाते हैं, क्योंकि देखो साड़ियां अगर अलमारी में रखी रहेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साड़ी बढ़िया है, कौन सी लेनी है हमें? तो इसलिए कुछ आदमी अपॉइंट किए जाते हैं जो साड़ियों को खोलेंगे, दिखाएंगे आपके सामने, फिर पैक करके रख देंगे, फिर कोई आएगा फिर दिखाएंगे। तो उन साड़ियों को शोरूम में दिखाने का काम किन का होता है? उन लड़कों का जो दिखा रहे होते हैं। उसी तरीके से समझ लो कि किसी वेब ब्राउजर में वेबसाइट को दिखाने का काम किसका होता है? रेंडरिंग इंजन का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे बेटा। और मैं जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर किसी का मान लो एग्जाम नज़दीक है और वो अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही और बचा हुआ है, फिर भी जल्दी ख़त्म करना है, तो वीओडी वाले सेक्शन में जाकर आप अपने आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि अगर आप है ना कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सभी एग्जाम में काम आए, तो कंप्यूटर सबसे पहले वाले चैप्टर यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से लेकर कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक सब पढ़ लेना, वो सभी एग्जाम में काम आता है। लास्ट के जो 3 चैप्टर होता है, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डाटाबेस, ये चैप्टर वही पढ़ें जिनके एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी। तो इंटरनेट वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ इंटरनेट में, फिर नेटवर्किंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कभी भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर क्लास की शुरुआत में जो 1 मिनट का गाइडेंस मैंने दिया था वहाँ पर भी बताया था। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।